मैं लक्ष्मीकांत में आपका स्वागत है। भाग संख्या 6 को शुरू कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र। तो केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज और स्पेशल एरियाज जो है उसमें अध्याय 2 हैं, 40 और 41। 40 है केंद्र शासित प्रदेश और 41 है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। तो 40 सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों को हम पढ़ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज जो हैं इनको हम पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश के बाद हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। सबसे पहले इस अध्याय की संख्या 40 है, इसको हम देख लेते हैं। इस बारे में क्या दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र 3 श्रेणियों में बांटा गया। संविधान के अनुच्छेद 1 जो है संविधान हमारा, उसके अनुच्छेद 1 संख्या में लिखा गया है भारत का राज्य क्षेत्र 3 श्रेणियों में होगा। पहला राज्य क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरे ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी समय अर्जित किए जाए। 3 प्रकार के क्षेत्रों की बात की गई है। वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और किंतु कोई अर्जित राज्य क्षेत्र नहीं है। जैसे अभी मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पर अर्जित राज्य क्षेत्र जो तीसरी श्रेणी का राज्य क्षेत्र है उसमें अक्साई सेन है, बलूचिस्तान है, या ये समझ लीजिए कि पीओ के जो पाकिस्तान का है वो अगर अधिकृत या अर्जित कर ले आगे आने वाले समय में तो वो इस श्रेणी में आएगा। सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं और वह केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन के सहभागी है। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र जो सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है, इसलिए ऐसे प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र जो होता है उसको केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। इस प्रकार ये ऐसे प्रदेश जो होते हैं वो संघीय प्रणाली से भिन्न होते हैं। जहाँ तक केंद्र शासित प्रदेशों एवं दिल्ली के संबंध की बात है तो भारत सरकार इस संबंध में पूर्णतः एकाकी है। इस संबंध में पूर्णतः क्या है? एकाकी। अब हम समझते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। ब्रिटिश शासन काल में वर्ष 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। 1874 में क्या बनाए गए? अनुसूचित जिले। बाद में इसे मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। चूंकि हम जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं तो 1874 में अनुसूचित जिले जो बनाए गए थे वो ही इसकी पृष्ठभूमि बनेंगे, इसलिए उनका जिक्र करना जरूरी होता है। ब्रिटिश शासन काल में वर्ष 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। बाद में इसे मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा, मुख्य आयुक्त का क्षेत्र। ठीक है, और हमारे संविधान सभा में जो 296 सदस्य जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र से बने थे उसमें 296 में से 292 सदस्य तो प्रांतों से और 292 के अलावा 4 सदस्य जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र से चुने गए थे, और मुख्य आयुक्त क्षेत्र जो थे इसी तरह के क्षेत्र थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भाग ग राज्यों और भाग घ प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया है इनको। 1956 में 7वें संशोधन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इन्हें गठित किया गया और धीरे धीरे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। जैसे हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था, वो क्या बन गया? राज्य बन गया। मणिपुर भी और त्रिपुरा भी, मिजोरम भी, अरुणाचल प्रदेश भी और गोवा भी शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब ये पूर्ण राज्य हैं। दूसरी ओर पुर्तगालियों के लिए कई क्षेत्र जैसे गोवा, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली, इसके अलावा फ्रांसीसियों से लिए गए क्षेत्र जैसे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और अब भी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ पर 9 लिखे हुए, लेकिन मैं 8 बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पुराना एडिशन है। और ये जो हैं गठन के वर्ष के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1956 में बना। दूसरा, दिल्ली 1956 में बना। लक्षद्वीप भी 1956 में बना। यहाँ पर जो दादरा और नगर हवेली का जिनका जिक्र किया गया है 1961 में जिनको बनाया गया था, दादरा और नगर हवेली एक बना था, और दमन और दीव 1962 में बना था। इनको पुनर्गठित किया गया, और इनको पुनर्गठित कब किया गया मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 2020 को इन केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया। 26 जनवरी 2020 में ये अस्तित्व में आया, और इससे पहले ये अलग अलग थे। जैसे दादरा और नगर हवेली जो हैं, दादरा और नगर हवेली जो हैं ये 1961 में बना था, और दमन और दीव 1962 में बना था, और 2020 में 26 जनवरी के दिन इनका फिर से पुनर्गठन किया गया, और ये अब दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्तमान में जाने जाते हैं। इसके अलावा पुदुचेरी जो हैं वो और चंडीगढ़, इनको 1966 में बनाया गया, और जम्मू और कश्मीर को 2019 में बनाया गया, राज्य था, और पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके अलावा एक लद्दाख जो है उसको भी 2019 में बनाया गया। इस प्रकार दमन और दीव को एक ही मान ले तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। 1973 तक लक्षद्वीप को लकाद्वीप, लक्षद्वीप को क्या कहते थे? लकाद्वीप, और मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था।
लक्षद्वीप 1973 तक इसके नाम लकाद्वीप, मिनिकॉय या अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 के बाद में इसमें सुधार किया गया। इसके अलावा दिल्ली को 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाएगा। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना लगेगा। 2006 तक पुडुचेरी को पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कुछ नाम बता रहा हूँ। 1973 में लक्षद्वीप के कुछ और नाम थे। 1973 में लक्षद्वीप नाम पड़ा, ठीक है। नाम क्या थे? लकाद्वीप, मिनिकॉय या अमीनी द्वीप, अमीन द्वीप, इस तरह के नाम थे। 1992 तक दिल्ली थी। 1992 में से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र कहने लगे। इसके अलावा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर जो है ये इसीलिए नाम पड़ा। इसके अलावा 2006 से पहले पांडिचेरी कहते थे, पुडुचेरी को पांडिचेरी। अब ये 2006 में इसका नाम पुडुचेरी हो गया है, पांडिचेरी पहले था। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन उनके कारणों अनेक कारणों से किया गया है। ये कारण निम्नलिखित हैं। पहला, राजनीतिक व प्रशासनिक सोच जो है उसके कारण किया गया है। दिल्ली एवं चंडीगढ़, देखिए राजनीतिक व प्रशासनिक सोच के आधार पर दिल्ली एवं चंडीगढ़ बनाए गए थे। राजनीतिक और प्रशासनिक सोच के आधार पर, सांस्कृतिक भिन्नताओं के आधार पर पुडुचेरी बनाया गया था। इसी तरह से दादरा और नगर हवेली को भी इसी आधार पर बनाया गया था। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को सामरिक महत्व के कारण बनाया गया, क्योंकि इधर देखो लक्षद्वीप जो है अरब सागर की ओर पड़ता है और इससे बहुत सारे देशों के कारण इसको सामरिक महत्व के। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह उधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, सामरिक महत्व के कारण बनाए गए हैं। पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली को सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण और दिल्ली और चंडीगढ़ को राजनीतिक प्रशासन के कारण बनाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा पिछड़े एवं अनुसूचित लोगों के लिए बर्ताव, पिछड़े और अनुसूचित लोगों के लिए विशेष बर्ताव और देखभाल के लिए जो है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश ये बाद में पूर्ण राज्य बना दिए गए। मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। 2019 के पूर्व में जम्मू एवं कश्मीर को दो अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया और जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र, लद्दाख संघीय क्षेत्र बना दिए गए, ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश करते समय संसद में भारत सरकार ने इन संघीय क्षेत्रों के सृजन के कारण निम्नलिखित बताए। पहला है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख विशाल क्षेत्र किंतु विरल जनसंख्या एवं कठिन भूपटल वाला इलाका है। लद्दाख के लोगों की पुरानी मांग थी कि इसे संघीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए जिससे कि वे इस आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें। इसके अलावा लद्दाख संघीय क्षेत्र की कोई विधायिका नहीं होगी, इस बात की जानकारी है। इसके अलावा पुनः वर्तमान आंतरिक सुरक्षा वातावरण को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के कारण जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र का सृजन किया गया। इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र की विधायिका होगी और लद्दाख की नहीं होगी। अब हम समझते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 के उपबंध किए गए। 242 अनुच्छेद तक होना चाहिए, 242 वाला हटा दिया है। 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है। यद्यपि सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं है। अब समझते हैं प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कैसे होता है। तो प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, जो एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। प्रशासक कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति खुद नियुक्त करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख। केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वो एक प्रशासक होता है, वो राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख नहीं होता है, ठीक है। और वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राज्यों में होते हैं, प्रशासक केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख नहीं होता है, वो एजेंट होता है, उसको प्रशासक कहते हैं। राष्ट्रपति प्रशासक को पद नाम दे सकता है। वर्तमान में उपराज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक हो सकता है, तीनों नाम चलते हैं। उपराज्यपाल भी कहलाता है या मुख्य आयुक्त भी कहते हैं उसे, या प्रशासक भी कहते हैं। इस समय अगर बात करें तो उपराज्यपाल दिल्ली में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में उपराज्यपाल का नाम है। दिल्ली में उपराज्यपाल कहेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी उपराज्यपाल कहेंगे। इसके अलावा पुडुचेरी में भी उपराज्यपाल कहेंगे, जम्मू में कश्मीर में भी उपराज्यपाल कहेंगे और लद्दाख में भी उपराज्यपाल कहेंगे। या फिर प्रशासक किन में कहेंगे? प्रशासक कहेंगे चंडीगढ़ में प्रशासक कहेंगे। दमन और दीव और ये जो दादरा और नगर हवेली इसमें भी क्या कहेंगे? उसको प्रशासक कहेंगे। लक्षद्वीप में भी हम क्या कहेंगे? उसे प्रशासक कहेंगे। राष्ट्रपति किसी राज्य को राज्यपाल से सटे केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी राज्यपाल को भी वहाँ
प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इस हैसियत में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। वहाँ पर जो प्रशासक रूप में जिस रूप में वो राज्यपाल नियुक्त होगा, वहाँ पर वो मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो 1963 में, इसके अलावा दिल्ली 1992 और जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र गठित की गई 2019 में, और मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया गया। शेष 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, परंतु केंद्र शासित प्रदेशों की इस तरह की व्यवस्था बनाने का अर्थ बिल्कुल नहीं है उन पर राष्ट्रपति व संसद का सर्वोच्च नियंत्रण कम हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ बनाई गई है विधानसभा, तो विधानसभा गठित की गई केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1963 में गठित की गई विधानसभा, और दिल्ली में 1992 में विधानसभा गठित की गई। इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा गठित की गई 2019 में। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया गया, ठीक। और शेष 6 केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह की राजनीतिक संस्था नहीं है। 3 में की गई भाई, मतलब 3 में की गई, 6 जो है 5 है उनमें नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे जम्मू कश्मीर के बारे में एक बार देख लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ क्या बात कही गई है। ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, चीज़ें कहाँ निकल गई। वैसे देखिए पुडुचेरी विधानसभा में 30 सदस्यों की विधानसभा होती है, दिल्ली में 70 की होती है, और जम्मू एवं कश्मीर में 83 सदस्य विधानसभा में होते हैं, ठीक है। पुडुचेरी में 30, दिल्ली विधानसभा में 70 और जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सदस्य हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश 1963 पुडुचेरी में बनाया गया विधानसभा, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 1992 में विधानसभा बनाई गई, और जम्मू कश्मीर में 2019 में विधानसभा गठित की गई, और मंत्रिमंडल जो है मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया गया। और शेष जो 5 बच गए उनमें कोई इस तरह की राजनीतिक संस्था नहीं है, परंतु केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था बनाने का अर्थ ये है, ये बनने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति व संसद का सर्वोच्च नियंत्रण वहाँ पर कम हो गया है। अब हम समझते हैं संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियां, राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। संसद जो होती है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियों, राज्य के विषय पर भी और संवर्ती सूची पर तो बना ही सकती है और केंद्र सूची पर तो बना ही सकती है। तो तीनों विषयों पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद ही कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। संसद की इस शक्ति का विस्तार पुडुचेरी और दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक है, जबकि इनकी अपनी विधायिकाएं हैं, ठीक है, इनकी अपनी विधायिकाएं हैं। इसका अभिप्राय है कि केंद्र शासित राज्य की अपनी विधायिका होने के बावजूद राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायिका की शक्ति खत्म नहीं होती, परंतु पुडुचेरी विधानसभा राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर विधि बना सकती है, ठीक है। इसी तरह दिल्ली भी राज्य सूची, जिसमें लोक व्यवस्था है, पुलिस और भूमि को छोड़ करके जो चीज़ें आती हैं वो उन पर विषय बना सकती है। संवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़ करके जो दिल्ली के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिलहाल दिल्ली का मुद्दा चर्चा में भी चल रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, एक ही बात है। जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, इन सब में शांति, विकास, अच्छी सरकार के लिए विनियम बना सकता है राष्ट्रपति। पुडुचेरी में भी राष्ट्रपति विधि बना सकता है, बशर्ते वहाँ विधानसभा विघटित या बर्खास्त हो तब बना सकता है। राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई विधि की शक्ति व प्रभाव संसद के अधिनियमों की तरह ही हैं। वह संसद के किसी अधिनियम को समाप्त और संशोधित कर सकता है। उसी प्रकार जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा राज्य सूची यानी सार्वजनिक व्यवस्था एवं पुलिस को छोड़ करके वहाँ विषय बनाए जा सकते हैं। संवर्ती सूची के अंतर्गत विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा संसद केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती हैं और उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कर सकती हैं। दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय 1966 में बनाया गया था, तब से हैं। दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव जो हैं, इसके अलावा बम्बई उच्च न्यायालय के दायरे में है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव जो हैं वो बम्बई उच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं। उसी तरह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप क्रमशः किसके अंतर्गत आते हैं? चंडीगढ़ तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो होता है वो कलकत्ता के अधीन आ जाता है, और चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा के अंतर्गत आ जाएगा। लक्षद्वीप और पुडुचेरी, लक्षद्वीप केरल के अंतर्गत, पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, ये हमने कल जाना भी था।
संविधान में अधिकृत प्रदेशों के लिए अलग से उपबंध नहीं है। संविधान में अधिकृत प्रदेशों के प्रशासन के लिए अलग से उपबंध नहीं है, परंतु केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संवैधानिक उपबंध अधिकृत क्षेत्रों के लिए लागू हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? संवैधानिक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन भी अधिकृत क्षेत्रों के लिए लागू हो जाएंगे अगर वहाँ कोई उपबंध ऐसा होता है तो। अब हम दिल्ली के लिए विशेष उपबंध देख लेते हैं। 1991 में 69th यानी 69वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान की गई। इसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र कर दिया गया और इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल LG बनाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा व मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इससे पूर्व में दिल्ली की महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद थी। विधानसभा की क्षमता 17 सदस्यीय निर्धारित की गई है जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। विधानसभा को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के 3 विषय, लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि को छोड़ करके, ठीक है। परंतु संसद द्वारा बनाई गई विधि विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से अधिक प्रभावी होती हैं। मंत्रिमंडल की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 10% है। दिल्ली में मंत्रिमंडल की कुल संख्या जो होती है वो विधानसभा की कुल संख्या का 10% है, यानी मंत्रिमंडल की संख्या 7 हो सकती है क्योंकि अधिकतम संख्या 70 है। मुख्यमंत्री व अन्य 6 मंत्री हो सकते हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, न कि उपराज्यपाल। राष्ट्रपति नियुक्त करता है दिल्ली में। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उपराज्यपाल द्वारा स्वविवेक से लिए गए निर्णयों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों में सहयोग व सहायता करती हैं। उपराज्यपाल कुछ स्वविवेक से निर्णय लेता है, उनको छोड़ दें तो बाकी उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको मंत्रिमंडल सहयोग करती हैं। लेकिन उपराज्यपाल मंत्रिमंडल किसी मुद्दे पर टकराव होने पर उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और ऐसी स्थिति में ये मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र का प्रशासन है उपरोक्त उपबंधों के आधार पर नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति उपरोक्त उपबंधों को खारिज कर सकता है अथवा क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक उपबंध बना सकता है। दूसरे शब्दों में संवैधानिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस क्षेत्र के लिए अपना शासन लागू कर सकता है। ऐसा उपराज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर तय होता है। ये उपबंध 356 अनुच्छेद 356 के समान है। अनुच्छेद 356 में क्या है? किसी राज्य में मान लो राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत जो भेजता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो ऐसे में राष्ट्रपति अपना शासन लागू कर सकता है। 356 वाला वो राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्यों में राष्ट्रपति का शासन, जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा उपराज्यपाल को सभा के सत्र में नहीं होने के दौरान अध्यादेश को प्रख्यापित करने का अधिकार होता है। यानी मान लो सभा जो है सत्र में नहीं है तो उपराज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव उतना ही है जितना प्रभाव सभा द्वारा पारित अधिनियम का होता है। प्रत्येक अध्यादेश को सभा में पुनः संवेद होने के 6 माह के भीतर अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए। 6 माह के भीतर तो 6 सप्ताह क्षमा कीजिएगा 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है। वे किसी समय उस अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं किंतु सभा भंग होने या स्थगित करने अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना ऐसे किसी अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी आवश्यक है। अब हम समझते हैं संघीय क्षेत्रों यानी संघ शासित प्रदेशों के लिए सलाहकार समितियां। भारत सरकार कार्यवाहक आवंटन नियमावली 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों में विधायन, वित्त, बजट सेवाएं और उपराज्यपाल एवं प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी है। भारत सरकार क्या है? इस नियमों के अंतर्गत गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के लिए नोडल एजेंसी है। सभी संघीय क्षेत्रों जैसे क्षमा कीजिएगा इसमें सभी 6 संघीय क्षेत्रों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें 5 संघीय क्षेत्रों की बात करूं मैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और लद्दाख। जहां विधायिका नहीं है वहां गृह मंत्री सलाहकार समिति या प्रशासक सलाहकार समिति यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी AAC आस यानी कि गृह मंत्री सलाहकार समिति या प्रशासक सलाहकार समिति आस का फॉर्म होता है जहां पर ये विधायिका नहीं है। इसके अलावा HMAC की बैठक अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। HMAC की बैठक अध्यक्षता जो है गृह मंत्री करते हैं। AAC यानी कि प्रशासक सलाहकार समिति यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी जो है AAC की बैठक अध्यक्षता उस क्षेत्र के प्रशासक करते हैं। सांसद
तथा स्थानीय निकायों जैसे जिला पंचायतें, संबंध संघीय क्षेत्र की निगम परिषदें के सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं। इन संघीय क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर ये विचार विमर्श करते हैं। अब हम समझते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसके लिए उपराज्यपाल होता है और इसके लिए विधायिका नहीं है। और न्यायपालिका कलकत्ता उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़ में प्रशासक होता है, प्रशासक होता है, लेकिन इसमें विधायिका नहीं है। न्यायपालिका क्षेत्र की बात करें तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली की बात करें तो प्रशासक, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इन सभी के में एक प्रशासक होता है और बम्बई और उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिल्ली जो है ये, इसमें एक उपराज्यपाल होता है, एक उप मुख्यमंत्री होता है और एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, एक तो उपराज्यपाल होता है और एक मुख्यमंत्री होता है और एक मंत्री परिषद होती है। और ये विधानसभा यहाँ पर है और अलग उच्च न्यायालय इसके लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप में प्रशासक होता है, केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। पुडुचेरी में भी उपराज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री भी होता है वहाँ और मंत्री परिषद भी होता है और वहाँ विधानसभा है। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होता है, वहाँ मुख्यमंत्री भी होता है और मंत्री परिषद भी होती है और वो विधानसभा वहाँ पर है। और जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत ये आता है। लद्दाख में उपराज्यपाल होता है और कुछ नहीं होता है और इसका जो क्षेत्र है वो जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है और दादरा एवं नगर हवेली का प्रशासक, दमन एवं दीव का प्रशासक एक ही होता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक होता है। अब हम देखिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना ही करें तो देखिए राज्य क्या और केंद्र शासित प्रदेश क्या है। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र से एकात्मक यानी कि एक संबंध होता है। ठीक, राज्य का केंद्र से संघीय संबंध होता है। तो राज्य जो होता है वो केंद्र से संघीय संबंध में होता है और केंद्र शासित प्रदेश एकात्मक या इसको क्या कहते हैं हम, एक संबंध में होता है। जबकि राज्य जो है, राज्य जो है केंद्र के साथ शक्ति का बंटवारा करता है और केंद्र शासित प्रदेश जो है सीधे तौर पर केंद्र के प्रशासन व नियंत्रण में होते हैं, शक्ति का बंटवारा नहीं होता है। राज्य जो होते हैं स्वायत्त होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी स्वायत्तता नहीं होती है। इसके अलावा राज्य जो होते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के समरूप होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में समरूप राज्यों में होती है समरूपता और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता नहीं होती है। राज्य जो होते हैं राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और कार्यपालिका प्रमुख जो है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक भी कहलाते हैं, कई जगह उपराज्यपाल भी और कई जगह मुख्य आयुक्त भी कहलाते हैं। इसके अलावा राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रशासक जो होता है राष्ट्रपति के लिए अभिकर्ता की तरह होता है, वो संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है। इसके अलावा राज्यों में मामलों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कुछ असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर विधि बनाने का अधिकार नहीं है राज्यों में, यानी कि संसद जो है वहाँ पर कानून नहीं बना सकती कुछ विशेष परिस्थिति हो, असामान्य परिस्थिति को छोड़ करके। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में संसद को केंद्र शासित प्रदेशों में तीनों सूची के विषयों पर कानून बनने का अधिकार है। अब हम समझते हैं 239 से 242 तक के एक्ट। तो 239 में लिखा है संघीय क्षेत्रों का प्रशासन, 239 ए करके एक एक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कतिपय संघीय क्षेत्रों में स्थानीय विधायिका और मंत्री परिषद का सृजन। 239 ए दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान। 239 ए बी संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संबंधित प्रावधान। 239 बी जो है वो लिखा है विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 240 लिखा कतिपय संघीय क्षेत्रों की विधि विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 में लिखा संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय हाईकोर्ट और 242 कुर्ग है वो निरस्त हो चुका है। इस तरह ये हमने अध्याय समाप्त किया। इसके बाद हम अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया के बारे में पढ़ेंगे।